नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 10 बजने जा रहे हैं और अब वक्त हो गया है दमदार 10 का। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, सज्जन कुमार जी हैं। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी में आज सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2014 के बाद जब अध्यक्ष बने थे अमित शाह, उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था बीजेपी के अंदर, और एक बार फिर से 12 साल बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने जैसे कमान संभाली है, तो वैसा ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस टीम में युवा होंगे, महिलाओं को ज्यादा जगह मिलेगी। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन होगा, इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। एक एक नाम चौंकाने वाले भी होंगे। एक एक नाम का पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया है, एक एक डिग्री देखी गई है, पूरी फाइल खंगाली गई है। नई टीम नई तरह की बीजेपी की शुरुआत करेगी। बड़ी खबर यह है कि आज किसी भी वक्त नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जो पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया था उसी के तहत। यानी नई टीम में 33% महिला पदाधिकारी होंगी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 38 में से 13 महिलाएं इसमें होंगी पदाधिकारी। हाल के जेनजी आंदोलन को देखते हुए बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से ही रणनीति बनाई जा सके। नितिन नवीन खुद भी युवा है, और नितिन नवीन के खुद युवा होने की वजह से यह पूरी टीम भी एक युवा टीम होगी। और पहला चैलेंज होगा 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, साथ ही पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसका एक बड़ा चैलेंज इस वक्त इस नई टीम के ऊपर आने जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए नितिन नवीन की टीम में फेरबदल को बहुत अहम माना भी जा रहा है, क्योंकि यही जो टीम होगी वो आने वाले 2029 के चुनाव को लड़ेगी, जमीन तक लेकर जाएगी। अजीत जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि खुद एक युवा अध्यक्ष हैं, अब उनकी टीम में युवाओं को रखा जाएगा। ये आप कह सकते हैं एक दशक के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आप किस तरह से देख रहे हैं कि किन किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, एक तो जेनरेशनल शिफ्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष पर। जब राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी और अमित शाह लगातार एक के बाद जेपी नड्डा, जब ये लोग अध्यक्ष बने तो इन सब की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। एक या राजनीतिक अनुभव में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। एक समान उसमें देख रहे थे हम लोग। राजनाथ सिंह जी थोड़े सीनियर थे, बाकी सब लोग एक समान तरह से अनुभव वाले थे, समान उम्र के थे। अचानक जो शिफ्ट हुआ है ये कि एकदम से 50 साल के नीचे के 45-46 साल के एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो एक तो पहला चेंज इसी से होगा कि कोई भी पदाधिकारी नितिन नवीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनुभव या बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं होगा। उम्र की जो जो ब्रैकेट होगा वो इसी के आसपास होगा। 35-40 से लेके 55 तक की उम्र के बीच के सारे लोगों को उनकी टीम में रखा जाएगा, ताकि उनके साथ वो कंफर्टेबल हो सकें, नितिन नवीन काम करने में कंफर्टेबल हो सकें, कमांड देने में कंफर्टेबल हो सकें। एक तो ये एक कारण है। दो चीज़ें और आप देखिए, एक तो जो दोनों चीज़ें आपने बताया कि एक युवाओं छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, तो जेन जी की भावना का ध्यान रखना है, जो उनकी भाषा में उनकी समझ के साथ बात कर सके, तो वैसे लोगों को भी इसमें तरजीह मिलेगी। इस टीम में हो सकता है कि महासचिव और उपाध्यक्ष नहीं बनाए जाएं, क्योंकि जो 1 दर्जन के करीब उपाध्यक्ष होंगे और 8 या 9 महासचिव बनाए जाएंगे, 9 महामंत्री हमको जहाँ तक लग रहा है, और 12 या 13 उपाध्यक्ष, उनमें पुराने लोग होंगे। लेकिन जो सचिवों की सूची देखेंगे आप, जो आपने कहा 38 सचिवों की जो सूची होगी या प्रवक्ताओं की सूची पता नहीं आ जाती है या नहीं, उसमें नए चेहरों को रखा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि महिला आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही लाल किले के प्राचीर से, कि मैं यहाँ लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के नीचे खड़े होकर के कह रहा हूँ कि ये महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने अपोजिशन की पार्टी से की अपील करते हुए ये बात कही। तो महिलाओं को उसमें महत्व देना है। 33% आरक्षण की तरह कर दे, अगर 33% महिलाएं आ जाए तब भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो सिद्धांत के रूप में कहें तो ये 3 बातें हमको कहनी है कि एज का ब्रैकेट होगा, यूथ होंगे, मतलब जो नितिन नवीन से ज्यादा उम्र के बहुत ज्यादा अंतर वाले लोग नहीं होंगे, ज्यादा अनुभव वाले लोग नहीं होंगे। दूसरा, जन जी की सोच को ध्यान में रखने वाले होंगे, और तीसरा, महिलाओं को रखने वाले हैं। महिलाएं होंगी, 33% महिलाएं हो सकती हैं। महिलाओं पर जो क्राइटेरिया हमको लग रहा है जिसको होगा, तो महिला एक बहुत अहम फोकस होगा। नितिन नवीन की नई टीम में वुमेन पावर पर खास फोकस है, उसमें भी युवा
महिलाओं को खास तवज्जो दी जा रही है। नई टीम में कौन कौन महिला चेहरा हो सकते हैं, उसमें भी 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। आपके सामने है नवनीत राणा, पूर्व सांसद है अमरावती से, बहुत ही मुखर हैं और फायर ब्रांड नेता हैं। स्मृति ईरानी है, पूर्व सांसद, साथ ही केंद्रीय मंत्री है, और अमेठी में राहुल गांधी को जिन्होंने मात दी थी, वो तो कहते हैं जायंट किलर तब माना जाता था उनको। और कंगना रनावत सांसद है, मंडी से, युवा है। अब ये जो 3 चेहरे, इन पर इस वक्त बातचीत हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सज्जन जी, जो 3 हम अभी महिला चेहरों के नाम बता रहे हैं, इसके साथ ही क्योंकि 33% जब लागू होने जा रहा है, तो एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो पदाधिकारी होंगे 38, उसमें से 13 महिलाएं होंगी। अब जैसे कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, 9 राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, 15 मंत्रियों की नियुक्ति होगी, 1 महामंत्री संगठन होंगे, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी होंगे। तो ये एक बड़ा खाका रहेगा। इसमें आप जो महिलाओं की भागीदारी है, किनको देख रहे हैं, और 3 चेहरों को देख रहे हैं, तो और कौन से चेहरे आपके दिमाग में हैं इस वक्त? देखिए, इसमें जैसे कुछ एक आध रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं को आपको महासचिव और उपाध्यक्ष के पद पे भी देना होगा। कारण होगा कि अगर आप उनको बस एक खामे में देखेंगे तो स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। अब ये सब कयास है, उनका नाम चल रहा है कि सीनियर हैं, स्मृति ईरानी संगठन में आ सकती है। उसी तरीके से आपने कहा नवनीत राणा जो अमरावती से हैं, जो हिंदुत्व के प्लैंक पे, दलित मुद्दे के प्लैंक पे, दोनों पे वो जुड़ी हुई हैं, वो आ सकती हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे वैसे भी, कंगना रनौत अभी चूंकि कंट्रोवर्सी में भी रही हैं, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी पार्टी सावधानी से विचार करेगी कि उनको लाया जाए न लाया जाए। हालांकि पहले नाम चल रहा था कि जब तक ये नहीं हुआ था। उसके अलावा हमें लगता है कि बहुत सारे प्रदेश से भी चेहरों को लाया जा सकता है। प्रदेश से बोल रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से। एक तो चुनाव को निश्चित तौर पर आप ध्यान में रखेंगे, उसके अलावा और तो इसमें विधायक भी हो सकते हैं, एमपीज भी हो सकते हैं। हाँ, आप उन्हें दे सकते हैं दायित्व, तो आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय महासचिव थे पार्टी के, बड़े बड़े भूमिका में रहे, लेकिन वो इंदौर से विधायक थे। तो इस तरह में कोई बाधा नहीं है, कहीं से विधायक हो सकते हैं, वो सांसद हो सकते हैं, या नहीं भी हो तब भी उन्हें दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या है, जो महिला सांसद रही हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़, सरगुजा से रहती हैं, सरोज पांडे वगैरह, हाँ, महासचिव रही हैं। वैसे भी लोग हैं जो नहीं है, इन सब पे विचार किया जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी जो प्रधानमंत्री का भाषण देखिए, तो एक प्लान यह है कि 2029 में बीजेपी जब जाना चाह रही है, वो महिलाओं को मेन एंकर के रूप में दिखा के जाना चाह रही है। उसके लिए वो एक तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की 1/3 उनको प्रतिनिधित्व मिले सीटों में, उसकी वाहवाही, और दूसरा कि उसके साथ बहुत सारी लाभकारी योजनाएं जो उनके लिए बने। और उस प्रयास में आप देखें तो बीजेपी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रदेश का चुनाव तो होगा, लेकिन 29 को ध्यान में रखते हुए कि इस प्लैंक पे बीजेपी मोरली हाई ग्राउंड पे रहे, नैतिक तौर पे, तो हमें लगता है कि उसको 29 को ध्यान पे रखते हुए अलग अलग समाज से, अलग अलग तबकों से, देश के अलग अलग भागों से महिलाओं को निश्चित तौर पे इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। नितिन नवीन की टीम में उनका युवा होना इसलिए भी मायने रखेगा कि अभी महिलाओं के साथ जो जेंजी वाली बात चल रही है, तो आप महिला भी हों और उसके साथ रिलेटेबल भी हों, ये चीजें ध्यान में आएगी। तो नए चेहरे हों, अलग अलग भूभाग से हों। महिलाओं का प्लैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रदेश चुनावों को होते हुए 2029 के संसदीय चुनाव में बीजेपी की तैयारी ऐसी लग रही है, और प्रधानमंत्री ने इंडिकेट भी किया है कि वो 2029 में अगर किसी एक तबके को पायलट सीट पे बिठाएंगे तो वो महिलाओं को शगुन परिहार का नाम मुझे याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर में जब वो जीती थी, बहुत उनका नाम चला था। तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ युवा चेहरों को लाया जाए। है जैसे दिल्ली से ही अब बांसुरी स्वराज हैं, आप उनको दे सकते हैं, मेहनत कर सकती हैं, यंग हैं, और एक लेगेसी भी है उनकी। कमलजीत शेरावत हैं, कमलजीत शेरावत एमपी हैं। तो ये जो नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें मंत्री में प्रधानमंत्री भी इसके बाद अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। हाँ। उसके साथ एक बैलेंस बनाते हुए आपको क्षेत्रीय बैलेंस बनाना है, रीजनल कास्ट का बैलेंस बनाना है, एज का बैलेंस बनाना है, और सरकार संगठन का बैलेंस। सर, मैं आगे खबर को लेके जाऊंगा क्योंकि आंदोलन जो चल रहा है झारखंड, उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटा सा मैं जवाब चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह की पिछले दिनों कई लोगों से मुलाकात हुई थी, कई एमपीज की मुलाकात हुई थी, जिसमें 1-2 नाम भी है। अभय सिंह अयोध्या से हैं, प्रताप सिंह से भी मुलाकात हुई थी कई लोगों से। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, क्या इसकी वजह बिल्कुल इस संगठन में रखने के लिए उनका जो एक वेटिंग होती है ना, कि आप वेट कर रहे हैं उनको, कैसे उनकी क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें पार्टी के पास पहले होती हैं, बातचीत करके आप समझते हैं। संगठन में उन लोगों को रखा जाएगा जो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर सकें। मंत्रिमंडल में आपको रखा जा सकता है बाकी आप उस एक सर्टेन टाइम में काम करें। संगठन में वो लोग रहेंगे जो कोप कर सकें बड़े नेताओं के साथ। बिल्कुल, और साथ ही साथ
जब अध्यक्ष ही इतने युवा हैं, 40s में अपने हैं, तो इसी वजह से उनको एक और राय दी गई है कि जो भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, उसकी भी जो उम्र रखी जाए बीजेपी में, उसकी उम्र भी 35 साल से कम होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है बीजेपी संगठन के अंदर। अब बात करते हैं रांची में, जहां छात्रों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र पिछले 24 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। इस बीच आज एक बार फिर से सरकार और छात्रों के बीच वार्ता होगी। सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। यह वार्ता रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। सरकार की ओर से छात्रों को उनके कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बातचीत से पहले छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों पर अभी भी कायम है। इसके साथ ही छात्रों ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी दोनों डिमांड पूरी नहीं की तो 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे और 10 अगस्त से भी बड़ा यह प्रोटेस्ट होगा। इस बीच छात्रों की मांगों को लेकर 16 दिन से अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने उम्मीद जताई है कि आज की जो वार्ता है उससे कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। कि हमारी सारी मांगे पूरी हो, और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का सीएम आवास घेरावा है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे। से छात्र को संतुष्ट करे, और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने, क्योंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है। इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। रांची में छात्र राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के पुतले फूंक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी झारखंड में छात्रों का साथ देने की बजाय अभी भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे। राहुल गांधी ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल रहे 5 युवाओं से संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर में शामिल लड़कियां विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस की कार्रवाई की आलोचना कर रही थी, उनके साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? हो रहा है? 10-12 गाली आ जाती है दिन की, दैट्स ऑल। 10-12 नहीं सर, रोजाना की गालियां। अच्छा, मैंने थ्रेट्स के बीच में से चीर देंगे, ठाकरे आएंगे नहीं फूल डालने के लिए, चीर देंगे एंड ऑल। अब सज्जन जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तरफ उनके पास इतना वक्त है कि वो उन युवाओं के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उनका प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया। जो बेचारे 24 दिन से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जहां पर वो कुछ कर भी सकते हैं छात्रों के लिए क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर क्यों उन्होंने आंख मूंद के रखा हुआ है? ये देखिए, ये दिक्कत ये है कि आप जो प्रोटेस्ट है वो एक पीढ़ी की है, वो जनरेशन की है। आप उसको पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा मेरा जेन जी तेरा जेन जी, उस फ्रेम से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि जो झारखंड में हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की प्रोटेस्ट का उतना महत्व नहीं है कि आप जाके उस तरीके से यहाँ पे कन्वर्सेशन करें जितना आप इन लोगों के साथ कर अपने इससे। तो ये दिखाता है कि आपकी प्रतिबद्धता छात्रों के साथ, युवा के साथ, इस नई पीढ़ी के साथ कम, उसको लेके अपने राजनीतिक फायदे को भुनाने की कोशिश की जाता है। यही कारण है चूंकि जंतर मंतर में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा रुख था छात्रों का, तो वहां पे आप आ रहे हैं। झारखंड में आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद से कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आप घटक दल है वहां पे आपकी सरकार है। तो वैसी स्थिति में ये इनकी समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे राजनीतिक तंत्र की है कि आवर जेन जी वर्सेस योर जेन जी, उस फ्रेम में है। और इसीलिए इस ड्राइंग रूम सोफे में बैठ के ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, भले ही ये
छात्रों के फ्यूचर और एंजाइटी की बात हो, लेकिन जिस कंफर्ट जोन से ये बातचीत कर रहे हैं, अगर झारखंड के छात्र इसको देखेंगे तो उन्हें बहुत पीड़ा होगी। ये दिखाता है कि आप इस पूरे मुद्दे में केवल अपना फायदा और अपना कंफर्ट देख रहे हैं। इनको अभी है कि जाना चाहिए था रांची, वहां आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, एक अच्छा संदेश दिखता। लेकिन यह भी दिखाता है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बहुत गंभीर नहीं है। चुनावी फायदा भी शायद इनके जेहन में प्राथमिकता नहीं है। अगर कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ा भी चुनावी फायदे को भी देखता, बाकी आदर्श की बात छोड़ दें, तो वो सीधा भी रांची में जाके ज्वाइन कर रहा होता, उसको भी कर रहा था, ताकि उसे एक मोरल हाई ग्राउंड दिखे। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, क्योंकि बतौर आप लोकसभा में एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और आपको तो यहां पर सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना। निश्चित। आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? अगली खबर एनटीए से है, क्योंकि एनटीए की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। अब यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों के पेपर दोबारा कराए जाएंगे। यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर दोबारा से करवाने पड़ेंगे। पेपर में फैक्चुअल, टाइपिंग, ट्रांसलेशन और ग्रामर से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यह फैसला करना पड़ा है। एनटीए ने पेपर में स्पेलिंग, प्रिंटिंग की गलतियां मान भी ली हैं। यह परीक्षाएं 9 सितंबर और 10 सितंबर को होंगी। इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे होगा, यानी कि सेकंड शिफ्ट में होगा। लेकिन सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो 10 सितंबर को सुबह 9 बजे होगा, यानी कि एक ही पारी में खत्म हो जाएगा। यहां पर फीस नहीं देनी पड़ेगी छात्रों को। राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि एनटीए ने 2 महीने के बाद पेपर रद्द किया है। देश में शिक्षा व्यवस्था बची ही नहीं है। जून में हुए एनटीए के 2 पेपर रद्द किए गए, लेकिन एनटीए कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। मोदी सरकार की तरह एनटीए भी गलती स्वीकार नहीं करती है। अजय जी, ये वाकई में मतलब हैरानी की बात है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। आपके उसमें कुछ एक पेपर में भी बात हो रही थी, तो उसमें बता रहे हैं कि जो बड़े हस्तियों के नाम हैं वो भी गलत लिखे हुए हैं। बिल्कुल। ये कम से कम तो नहीं होना चाहिए ना। ये विशुद्ध लापरवाही का नतीजा है, और ये दिखाता है कि आप कतई सीरियस नहीं है इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर के। देखिए, ये यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, ये पात्रता परीक्षा जिसके बाद लोग प्रोफेसर बनते हैं, जिसके लिए आगे उनको तो इतनी गंभीर परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा में, और इसमें ऐसा नहीं है कि लाखों छात्र शामिल होते हैं नीट यूजी की तरह। इसमें कम छात्र होते हैं और बड़ी जवाबदेही के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और एक क्वालिटी एग्जाम की बात होती है इसमें, क्वालिटी एग्जाम की बात। उस परीक्षा में आप इस तरह की गलतियां करेंगे, इसका मतलब वही है जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि एनटीए का पूरा सिस्टम जो है उसमें कुछ एकदम खोखला है। वो सिस्टम, उसमें कुछ भी नहीं है। आप एक एडहॉक तरीके से वो एजेंसी काम करती है, सारा काम उसका इस लापरवाही के साथ होता है। इसमें एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी के पेपर में तो 150 सवालों में से 67 सवाल ऐसे हैं जो 2024 में पूछे गए थे, जस का तस आपने उठा करके रख दिया। उसमें नाम गलत हैं, उपनाम गलत हैं, लोगों के जगहों के नाम गलत लिखे गए हैं, तथ्यात्मक गलतियां हैं, टाइपिंग की गलतियां हैं। इसका मतलब कि किसी ने कोई ध्यान नहीं रखा परीक्षा की तैयारी करते हुए, प्रश्न पत्र सेट करते हुए। 2 साल पहले 2024 में जब यूजीसी नीट की परीक्षा के जब नीट यूजी के पेपर लीक हुए थे, तो राधाकृष्णन कमीशन का गठन हुआ था। उसने सिफारिशें की थी, 110 के करीब सिफारिशें थी, और उसमें इस जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, स्ट्रक्चरल सुधार के जो सुझाव दिए गए थे एनटीए को, उसमें से कुछ भी लगता है नहीं हुआ है। अगर वैसा कुछ भी हो गया रहता तो कम से कम ये बेसिक गलती नहीं होती। पेपर लीक होता है, कोई आदमी कर दिया, एक आदमी कर सकता है, पेपर लीक, तो प्रश्न पत्र सेट करने में आपने गड़बड़ी की। सेटिंग में सज्जन जी सबसे बड़ी बात है कि आज के वक्त में तो आपके पास तो सब कुछ ऑटोमेटेड चीजें हैं ना, क्योंकि आप कुछ भी टाइपिंग करते हैं, अगर कुछ ग्रामर है तो आप तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तो हैरानी बात होती है कि जो बैठे हैं कि क्या उनको ऑटो करेक्ट करना भी नहीं आता। ऑटो करेक्ट तो छोड़ दीजिए, ये दिखाता है कि दोयम दर्जे के लोग जो हैं उन्हें बुलाया जा रहा है क्वेश्चन सेट करने के लिए। मतलब एजुकेशन और क्वालिटी, ये लगता है कि एक दूसरे से 2 धुर में चले गए, मिल नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी बेसिक्स तो किसी स्कूल के एग्जाम्स में इतना मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। किसी प्राइवेट स्कूल, किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं, वहां पे भी लोग इस तरह का एक सेकेंडरी कोई चेक करता है, प्रूफ रीड करता है, सब कुछ करता है। ये दिखाता है कि एडहॉक तरीके से दोयम दर्जे के लोगों को बुला के क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो इस पूरे तंत्र के लिए जिम्मेदार है कि आप शिक्षा, प्रधानमंत्री यहां गुणवत्ता की बात करते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, क्वालिटी। वो 15 अगस्त के भाषण में भी कर रहे थे कि भारत को जब विश्व के बाजार में जाना है अपने उत्पाद को लेके, उसमें बाकी भी चीजें हैं, उसमें गुणवत्ता की आप ध्यान रखिए। यहां शिक्षा के साथ लगता है गुणवत्ता को कोई पाला नहीं पड़ा है। लालू यादव
अपने शुरुआती दिनों में चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना नहीं कर पाए, अब ऐसा लग रहा है कि उसकी पूर्ति यहां पे हो रही है। अच्छा, जाने से पहले आगे बढ़ें क्योंकि अगली खबर पर जाएंगे। ये एनटीए जो एग्जाम हुआ था, यानी जून में एग्जाम हुआ था, यानी कि जो अभी बदला गया पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, वही पुराने वाले लोग थे जिन्होंने नीट यूजी करवाया था, सेम वही लोग थे, करवाया, सेम सेट ऑफ पीपल्स थे जिन्होंने नीट यूजी का पेपर जिनके समय लीक हुआ बड़ी हुई, उन्हीं के समय ये भी काम हुआ है और अब उसमें से कुछ लोग हटाए गए हैं। लेकिन अब नए आएंगे तो वो कैसे लोग आएंगे, ये सब तो ये एक आधार भूमि तैयार हो रही है। और इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अब सितंबर में परीक्षा होगी, जून की परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जुलाई में से आगे की तैयारी होती लोगों को, अब वो सब डिले होता जाएगा, सारी चीजें डिले होती जाती हैं। चलिए, अब तो आने वाली जो नई टीम यहां पर हुई है, पहुंची है, वो अब आगे क्या करते हैं उस पर सबकी नजर है। अब तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी क्योंकि कोई बच के तो निकल नहीं सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट की टाइपिंग परीक्षा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। परीक्षा के दौरान महाराष्ट्र के वासिम, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, कल्याण, इन सभी जगहों पर कई परीक्षा केंद्रों पर गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां देखी गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने केंद्रों पर पहुंचे थे, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जहां पर एग्जाम हो रहे थे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर स्लो होने, बोर्ड खराब होने, स्क्रीन का आकार छोटा होने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा वेबसाइट धीमी थी, वो समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाए। सुबह की बैच थी लेकिन हम लोगों का प्रॉपर मैनेजमेंट कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े थे और हम लोगों का नाम भी लिखा गया था ना वहाँ पे, तो इतना एकदम बारीक बारीक अक्षरों में लिखा गया था, हम लोगों को पढ़ने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और जब तक हम लोग ऊपर जाते तब तक मैनेजमेंट चालू था, किसी की एग्जाम चालू हो रही थी, किसी की नहीं चालू हो रही थी, किसी के कीबोर्ड का प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम चालू। अभिजीत दीपके छत्रपति संभाजीनगर के सुराना नगर इलाके में परीक्षा केंद्र पहुंचे, प्रभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की जो कैंडिडेट्स वहां पर आए हुए थे। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने शिकायतों को खारिज कर दिया, सुनवाई नहीं की। उम्मीदवारों से कहा कि वो परीक्षा देना नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन उम्मीदवारों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो उनके समर्थन में रहेंगे, डटे रहेंगे। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो छात्रों को जवाब दिया गया, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अभिजीत दीपके को आके क्यों इन छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं, जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उस इलाके के, वो क्यों छात्रों के साथ नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद जब ये बड़ा आंदोलन बनता है, बैठ जाते हैं, फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, इनकी मांगों को मानना पड़ता है और सरकार की किरकिरी होती है।